मुलाकात हो रही है। आप जानते ही होंगे कोरोना काल चल रहा था। हालांकि ये जो लास्ट वीडियो हमारी पड़ी है 9 अगस्त को, तो उसको मैं पब्लिश नहीं किया था, ठीक है ना, अपलोड तो कर दिया था, होली के पहले बनी थी, उसमें हमने चर्चा किया था, 22 का चैप्टर खोला था। लेकिन कोरोना काल के कारण चैप्टर रुका था, यूट्यूब पर काम भी रुक गया था। अब जो है काम शुरू हुआ है, कोचिंग बंद तो काम बंद। हम लोग टीचर भैया, वीडियो मेकर नहीं है कि अलग से रूम लिए हुए हैं और रोज वीडियो बनाए पड़े हैं। कोचिंग चलेगी तभी आपको मैटर मिलेगा, सीधा सीधा बात। कोचिंग अब चलने लगी है, कोई चोरी छिपे भाई बताना मत, नहीं तो अभी परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अपना चल रहा है। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने वॉइस से आपको परिचय कराया था, वॉइस पार्ट 1। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं उस क्लास को। वीडियो कहना हमारे लिए ठीक नहीं है कि नहीं, क्योंकि मैं वीडियो मेकर नहीं हूँ। उस क्लास को जरूर आप देखिएगा, पूरा उसको देखने के बाद फिर इसको पूरा देखिएगा, तभी बात समझ में आए। क्योंकि आपने क्लिक किया, देखना शुरू किया, बात बिगड़ जाएगी क्योंकि उसको आपने देखा नहीं। तो जो पढ़ने का सिस्टम है आपका थोड़ा सा उल्टा सीधा है। यदि आप हमारे स्टूडेंट बन चुके हैं तो हमारे समझ से मेरी बात आपको समझ में आएगी, नहीं बने हैं तो नहीं समझ में आएगी, ठीक ना। और कोशिश तो मैं करता हूँ समझ में आ जाए। चलते हैं हम, ज़्यादा इसमें लाग लपेट नहीं करना, ठीक ना जी। तो वॉइस पार्ट 2, पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कराया था, ठीक। अब यहां पर हम शुरू कर दिए, चैप्टर शुरू हो गया। अभी हम टेंस में नहीं जा रहे हैं, लेकिन टेंस की भी बात हम कर दे रहे हैं संक्षिप्त में। आप जानते हैं, आपसे पूछा जाए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, तो तुरंत कह दो कि 12 तरह के। 12 नहीं, मैं पढ़ाऊंगा टेंस का अभी क्लास नहीं लिया, 15, ठीक। लेकिन केवल 8 यानी 8 टेंसेस के ही एक्टिव से पैसे बनते हैं। बाकी जो क्या जी 15 टेंसेस होते हैं उसमें एक्टिव वॉइस ही रहता है, सब में एक्टिव वॉइस रहता है, और 10 टेंसेस का बनेगा, ठीक। तो इस पर चर्चा तो हम आगे की क्लास में करेंगे, ठीक ना। अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है। आज की क्लास में फोकस आपको कहाँ करना है, चाहे टेंस जो हो, चाहे टेंस जो हो, ठीक। उसमें 4 वाक्य जरूरी रूप से चलते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कुल मिलाकर 2 ही वाक्य। बाकी भैया ऑप्टेटिव हो, इंपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उनका टेंस तो होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं पढ़ा जाता है, कभी भी टेंस में नहीं पढ़ा जाता है, तो उन पर हम स्ट्रक्चर अलग देंगे, ठीक ना। अब यहाँ हम असर्टिव सेंटेंस शुरू कर दिए हैं, और असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। तो अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर भी क्लास नहीं लिया हूँ, और ना ही पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना काइंड्स ऑफ सेंटेंस से ही फर्क पड़ेगा। मैं बता दूंगा, हिंट कर दूंगा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि वर्ब के चैप्टर में, ठीक ना, आप वर्ब का क्लास लगभग फिनिश्ड है, यानी वीडियो आपको मैं बना करके अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब पर। तो वर्ब का चैप्टर जरूर पढ़ना भैया। ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ जाओ, ऑब्जेक्ट पढ़ जाओ, सिंगल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट सब पढ़ जाओ, तभी जा करके वॉइस समझ में आएगा।
रही बात टेंस की, तो टेंस तो उतना आप जानते हो हैं, जितना जरूरी है उतना आप जानते हो। टेंस पर भी क्लास लूंगा बाद में। ये किसके लिए काम आगे बढ़ा रहा हूँ? जिसको कंपटीशन देना है, एग्जाम आपका क्या है, नियर है, उनके लिए काम कर रहा हूँ। नहीं तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तब टेंस, तब हमें वॉइस नरेशन आना चाहिए। देखिए ये थोड़ा सा एडवांस काम कर रहा हूँ, तो बिगिनर के लिए थोड़ी सा, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो रुक जाएगा ना, वो पेंडिंग में डाल देंगे, वॉइस को नहीं समझ में आता है। जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा लूँगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा लूँगा, तब पढ़ेंगे, पेंडिंग में डाल देना है। लेकिन जिनको थोड़ा आता है वो अपना पढ़े। तो हम शुरू करते हैं क्या, असर्टिव का पहला काइंड लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए पैसिव वॉइस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें भी हमने पार्ट बना दिया। पहले पार्ट में हमने क्या किया, आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि बड़ी वीडियो है भाई, 1000 MB आपके कोटे में है, वो जा रहा है, ऐसा ही सिम रखे हो, तब क्या होगा, कट जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे। तो कोशिश मैं करूँगा कि छोटा छोटा पढ़ाऊँ, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में कम से कम 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, हम लोग नहीं भी, मेरे यहाँ का चलता है केवल इंडिविजुअल इंग्लिश चलता है। हमें इंग्लिश ग्रामर का है, किसके लिए, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सपर्ट, बस इतने आप जानिए, इससे ज़्यादा मत जानिए। अब कोई कमियां हो तो आप कमेंट करो कि सर आप यहाँ गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है। टीचर हो, पढ़ते हो, बहुत से टीचर्स लगे हुए हैं, ट्यूटर लगे हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो कमेंट भी करते हैं, ठीक है ना, तो आप कमेंट कर सकते हो। अब देखो पार्ट 1 लिया, तो पार्ट 1 में हम केवल स्ट्रक्चर्स ले रहे हैं, इसलिए हम टेंस की बात नहीं करें, लेकिन मौखिक रूप से बता दे रहा हूं कौन कौन से हार्ड टेंस। भाई तीनों जो है क्या, इंडिफिनिट टेंसेस, तीनों इंडिफिनिट का क्या मतलब, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। कंटीन्यूअस में आओगे तो 2 कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस, 3 2 5 हो गया। और परफेक्ट में जाओगे तो तीनों परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन्हीं 8 का एक्टिव से पैसिव बनता है, बाकी किसी में नहीं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं अभी दे रहा हूं कॉमन है, किसी भी टेंस में इसको ले जा करके रख सकते हो और कोई भी वाक्य ले सकते हो, एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। अब चलो खास बात है इस स्ट्रक्चर में, देखिए ऊपर क्या लिखा हूं, पैसिव वॉइस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस पार्ट 1। अब उस पार्ट 1 का रिलेशन किससे है, सिंगल ऑब्जेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ऐसा एक्टिव पैसिव वॉइस जिसमें सिंगल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब सिंगल ऑब्जेक्ट क्या होता है, डबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसके लिए वर्ब का प्लेलिस्ट खोल लीजिए, बहुत बेहतरीन मैटर आपको मिल जाएगा, उससे आप क्लियर कर लीजिए, ठीक। अब चलिए सिंगल ऑब्जेक्ट अगर है कहा जी, सेंटेंस में, और सेंटेंस कैसा होना चाहिए, विद ट्रांसिटिव वर्ब। देखिए वर्ब लिखा और यहां पर वर्ब ट्रांसिटिव शॉर्ट में लिख दिया, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म उल्टा लिखा जाता है, टी भी नहीं लिखा जाता है ना भैया, टी भी बीमारी हो जाएगा, ठीक, ट्रांसिटिव वर्ब। तो ये शर्त यहां पर रहेगी, किसके लिए जी, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है भाई। इंट्रांसिटिव के साथ बनने का सवाल ही नहीं, इंट्रांसिटिव के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा नहीं, तो ये कॉमन स्ट्रक्चर हुआ, ठीक। अब इस कॉमन स्ट्रक्चर में बोलिए हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अंडर ब्रैकेट, समझ गए आप। अंडर ब्रैकेट का मतलब
देखिए मेरे क्लास में कहीं भी मैं अंडर ब्रैकेट करता हूं उसका मतलब वह हो भी सकता है नहीं हो सकता, यानी इट मे बी और नॉट। तो यहां हमने क्या किया, अंडर ब्रैकेट कर दिया, यानी एक्टिव जो सेंटेंस होगा हमारा, चाहे टेंस जो हो भी सकता है नहीं भी सकता। सवाल यह उठता है कि किस टेंस में नहीं होता है अफर्मेटिव में। अरे भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता है, बाकी तो हर जगह एक्टिव सेंटेंस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा। यानी 8 टेंसेस में से 2 टेंस को माइनस कर दीजिए, कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, वहीं पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, बाकी हर जगह लगा रहेगा। अब चलते हैं, देखिए वर्ब की बात करते हैं तो टेंस के अनुसार इसका प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। अब फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, और क्या जी थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। तो बोलिए अकॉर्डिंग टू टेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब थोड़ा सा पीछे मुड़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट होगा। ये हम एक्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस की बात, इसकी चर्चा मैंने कर दिया है पहली वीडियो में। एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस कहते हैं और उसके रूप को क्या कहते हैं, एक्टिव फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना जी। तो इसका जो प्रयोग टेंस के अनुसार होगा, बोलिए, और सब्जेक्ट के, मान लीजिए हम टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस लेते हैं तो वहां 3 आ जाएगा ना भैया, ईज एम आर। तो ईज एम आर का तो प्रयोग हो रहा है किसके अनुसार, टेंस के अनुसार, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार तो बदलेगा ना, ई के साथ ईज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, दे के साथ आर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दोनों बातें मैंने लिख दिया, पूरा समरी है, ऑटो टेंस का यहाँ पर समरी लगा हुआ है। अब चलिए भैया, सॉरी, ऑब्जेक्ट ट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेना है। अब यह ऑब्जेक्ट, सवाल ये उठता है कि जब डबल ऑब्जेक्ट आता है तो तुम कहते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने यहां कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नाउन प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस में लिखा, ठीक। लेकिन यह जान लेना, मेरा क्लास जब लोगे, वीडियो पढ़ोगे यूट्यूब वाले, तो जान जाओगे सिंगल ऑब्जेक्ट होते हुए भी, जानते हो क्या होगा, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अथवा, देखो आ रहा है कि नहीं, कटा तो नहीं, देखो चलो नीचे लिख देता, हाँ कोई बात नहीं। भाई देखो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट बैठे हैं हमारे, ठीक ना, वीडियो मेकर नहीं हूँ। यहाँ पर क्या होगा भैया, यह जो ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है हम ऊपर लिखते हैं, सबसे बढ़िया, ये डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब सोचो गुरुजी, बाकी गुरुजी तो भैया डबल ऑब्जेक्ट में ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाते हैं, ये सिंगल ऑब्जेक्ट में पढ़ा डाले। हाँ होता है, वीडियो खोल करके देख लेना, सीक्वेंस में पढ़ोगे तभी अच्छी इंग्लिश आएगी, तभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो 20 टीचर्स का देखोगे वीडियो, उसके बाद हमेशा जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। लेकिन इसको पढ़ लेना, कभी कंफ्यूजन और कहीं नहीं, एक भी वॉइस का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अब चलो इसके बाद क्या लगा भैया, अदर वर्ड्स। तो जब हम देखो ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या होता है, 4 ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, ठीक। तो हम कंप्लीमेंट को अदर वर्ड्स मान लेते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट लिख लिए तो क्या किए, अदर वर्ड्स मान लिए। चाहे तो आप कंप्लीमेंट लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक ना, नो प्रॉब्लम। अब चाहे तो क्या लिख दो, कंप्लीमेंट लिख दो, कोई दिक्कत
हम ओ फॉर अदर और WS है भैया वर्ड्स, अदर वर्ड्स। इसलिए लिख दिया कि कोई जरूरी नहीं है कि कम्प्लीमेंट एक ही आए, कम्प्लीमेंट भी सिंगल डबल ट्रिपल आ सकते हैं। अब कहो करी ये तो बहुत बड़ा झमेला है, एक कम्प्लीमेंट नहीं दो दो तीन तीन कम्प्लीमेंट आ सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया अदर वर्ड्स। चलिए अब फिर हम पीछे होते हैं। एक्टिव सेंटेंस जो भी होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा टेंस में, भाई देखिए वैसे तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग और जेंड का भी प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर इन्फिनिटिव और जेंड की बात नहीं है, ठीक है। किसकी बात होगी? नाउन और प्रोनाउन। 4 शब्दों का प्रयोग होता है मुख्यतः, किसका जी? नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव और जिरंड। तो इन्फिनिटिव और जिरंड के साथ पैसिव वॉइस नहीं बनता, किसके साथ बनता है? नाउन एंड प्रोनाउन के साथ। तो यह जो सब्जेक्ट होगा हमारा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट के स्थान पर जब विपरीत हो रहा है तो केस इसकी क्या होगी? नॉमिनेटिव। कुछ लोग इसे सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, मैं अपने तरफ से बता दे रहा हूं, लेकिन वास्तविकता है कि सब्जेक्टिव केस ये गूगल पर न्यू टर्म है, इंग्लिश ग्रामर का टर्म नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सब्जेक्टिव केस होता ही नहीं है। तो ये गूगल पर बहुत सारी चीजें पैदा हो चुकी हैं भाई, तो हम लोगों को भी जानना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो सब्जेक्टिव केस मत कहिए, नॉमिनेटिव कहिए। तो चलते हैं भैया, सब्जेक्टिव इसलिए कह देते हैं कि स्टूडेंट आसानी से याद कर लेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए सब्जेक्टिव केस बोल देते हैं, नॉमिनेटिव केस। ठीक है भैया, चलते हैं। इसकी चर्चा हो ही गई है, इसकी चर्चा हो ही गई, हम ऑब्जेक्ट पर आते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी नाउन अथवा प्रोनाउन होगा। क्या होगा जी? नाउन अथवा प्रोनाउन यहाँ पर लेकर चल रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटिव जिरंड हो सकता है। और सुनिए यहाँ पर तो मैंने बोल दिया कि जनरली क्या होता है कि ऐसे ही वाक्य का एक्टिव से पैसिव आपको मिलेगा जिसमें सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। वर्बल नाउन नहीं, वर्बल नाउन में क्या आता है? इन्फिनिटिव या जिरंड आता है। लेकिन ऑब्जेक्ट हो सकता है वर्बल नाउन, यानी नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट तो हो सकता है। चर्चा कर दे रहा हूं, वो बहुत डीप चीजें हैं। तो आगे लेकिन कॉमन स्ट्रक्चर में ये चीज। अब चलिए, तो इसकी केस क्या हो जाएगी भैया? ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, क्रिया का ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया? बोलिए, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर कम्प्लीमेंट है, तो कम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ लीजिए ना, ऑलरेडी वीडियो क्या है अपलोड है, कम्प्लीमेंट होता क्या है हमने लिख दिया। अब सभी टीचर्स क्या पढ़ाते हैं? एक स्ट्रक्चर देते हैं, पहला। कौन सा देते हैं भैया? पहला वाला। अब इसी को अकॉर्डिंग टू टेंस बदल करके हेल्पिंग वर्ब लगा करके बता देंगे, तो वो तो मैं भी दूंगा आपको। सभी 8 टेंसेस का एक ही जगह में दे दूंगा, क्या जी? सारे हेल्पिंग वर्ब, ये कॉमन स्ट्रक्चर जो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में दौड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, एजेंट, फिर अदर वर्ड्स। अब यहां भी हमने क्या किया? अदर वर्ड्स को अंडर ब्रैकेट कर दिया। अदर वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहां भी क्लोज कर दिया। पहले स्ट्रक्चर में हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो एक कॉमन बात सबसे पहले जानना है, वो आगे हम रूल बना करके एक क्लास लेंगे, आपको बताएंगे। क्या हो गया? एक्टिव से पैसिव बनाते समय इसकी चर्चा में एक छोटी सी स्टोरी के साथ पार्ट 1 में कर दिया है जी। यहाँ पर हमने इसको पति माना, इसको पत्नी माना, इसको देवर माना, इसको बच्चे माना। तो जब हम
इसको फ्रंट पर करते हैं तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है बदल कर क्या हो गई, भाई सब्जेक्ट है तो सेम चीज, चाहे तो हम क्या करते हैं, चाहे तो इसी को यहाँ बढ़ा दें, क्या दिक्कत है बोलिए, और चाहे तो इसको यहाँ पर एरो बना दिया, समझे नहीं, केस तो वही रहेगी ना आइडेंटिटी, हो गया। अब चलिए, तो ऑब्जेक्ट फ्रंट पर आ गया, ऑब्जेक्ट फ्रंट पर आया, यह सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा न कि वर्ब का बनेगा, क्रिया का नहीं। क्रिया को कभी यह क्रियान्वित नहीं करेगा, क्रिया को क्रियान्वित यही करेगा किस रूप में, एजेंट के रूप में, पीछे ढकेल दिया। स्टोरी को थोड़ा देख लेना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है पहली वीडियो में, ठीक है ना। तो ये पीछे आ जाएंगे, यहां से कहां चले आए, यहां चले आए, पतिदेव यहाँ चले आए तो क्या देवर बन जाएंगे, नहीं, यही मैंने समझाया था, बड़ी मजेदार वीडियो भाई, पढ़ना जरूर। तो देवर थोड़े बन जाएंगे, पति ही रहेंगे, कमा के यहाँ भी ला रहा है, कमा कर यहाँ भी लाएंगे, समझ में आया कि नहीं। और ऑब्जेक्ट महोदय अर्थात देवर जी वो कमाते नहीं है, अभी पढ़ रहे हैं, ये बड़ा भाई जो है अधिकारी बन चुका है, पैसा देता है वाइफ को, वाइफ जो है पूरी गृहस्थी चलाती है, देवर ध्यान देना, देवर को भी ये पैसा किसके माध्यम से देता है, वर्ब के माध्यम से, कदा दे देना जी फलनवा को इतना रुपया, ठीक है ना। तो इसका इस पर प्रभाव पड़ता है, यही बच्चों का भी देख रेख करती है, उस कहानी को जरूर देख लेना, फिर जीवन में एंटी पैसे की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब चलते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट महोदय अर्थात देवर महोदय यहाँ आ गए, तो क्या क्रिया को संचालित करेंगे, नहीं जी, क्या पति बन जाएगा, नहीं जी, ये तो देवर ही रहेंगे, और यह पीछे चला जाएगा तो क्या पति के पद से हट जाएगा, नहीं जी, ये पति ही रहेगा, यानी सब्जेक्ट ही रहेगा, किसका, क्रिया का। तो क्रिया का सब्जेक्ट हमेशा ये रहेगा, लेकिन अब कार्य करेगा एजेंट के रूप में। एजेंट का रूप मतलब सेंटेंस के, आप देखिए सेंटेंस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है, न कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। यही कारण है कि यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा करके इसके इफेक्ट को रोका जाता है। अगर ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता तो क्रिया का भी ऑब्जेक्ट होता, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिया का जो प्रभाव इस पर दिखना चाहिए, तो प्रीपोजिशन लगाकर रोक दिया जाता है। सब तो पढ़ाते हैं यार, लेकिन कोई ये बात नहीं बताता है क्यों ऐसा किया जाता है। बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। अरे ऐसा कैसे होता है जी, कहीं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हो, नहीं बन सकता है, और कहीं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हो, नहीं जी। फर्क ये होता है कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है वर्ब के सब्जेक्ट के साथ साथ पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यहाँ का जो सब्जेक्ट है भैया सेंटेंस का सब्जेक्ट है, न कि वर्ब का सब्जेक्ट। इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या है जी, सेंटेंस का, अरे पैसिव वॉइस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट तो बड़ा है, लेकिन अभी भी यह क्रिया का ऑब्जेक्ट है, और ये जो है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, परंतु अभी भी यह वर्ब का सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट के स्थान से खिसकने के कारण, हटने के कारण, हटा दिए जाने के कारण यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, ताकि इसका इस पर प्रभाव न पड़ने लगे। अगर इस पर प्रभाव पड़ने लगेगा तब तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किसी से क्वेश्चन करो कि गुरुजी ये जो पिछवा जाता है, जो आप बोल रहे हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो प्रीपोजिशन बाई जनरली यही लगता है, और भी प्रीपोजिशन लगते हैं, आगे पढ़ाया जाएगा।
ये क्यों लगा दिया जाता है भाई? प्रीपोजिशन क्यों लगा दिया जाता है? किसी गुरु से पूछो, देखो क्या जवाब देते हैं, नहीं आंसर दे पाएंगे। ये सब रिसर्च का मामला है। चलते हैं भाई। तो यही कॉमन एक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसकी केस बदल जाएगा, रहेगा नाउन ही। अगर वहां नाउन है तो बोलो यहाँ भी नाउन रहेगा, यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ भी प्रोनाउन होगा, लेकिन केस ऑब्जेक्टिव से बदलकर नॉमिनेटिव हो जाएगी। समझ में आई बात? अब चलते हैं। जब यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ एजेंट के रूप में आएगा तो अगर यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन रहेगा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन रहेगा, केस बदल जाएगी, नॉमिनेटिव से क्या बन गया भैया? ऑब्जेक्टिव बन जाएगी। तो नाउन है यानी यहाँ पर मोहन है तो यहाँ पर भी मोहन रहेगा। लिखने में पढ़ने में आपको नहीं समझ में आएगा कैसे इसकी केस बदल रही है। हाँ जी, उसका फंक्शन बदल गया यहाँ चलेगा। तो इस लेकिन प्रोनाउन है तो आ जाएगा, अरे यहाँ ही है तो यहाँ हिम हो जाएगा, अगर यहाँ हिम है तो यहाँ ही हो जाएगा। तो प्रोनाउन में समझ में आएगा, नाउन में नहीं। अब इसको एग्जाम्पल में हम क्लियर करेंगे। अब भैया यहाँ आ जाओ, सभी लोग इस स्ट्रक्चर को तो पढ़ाते हैं, मैंने भी बता दिया। यहाँ पर अदर वर्ड्स का प्रयोग होता है और नहीं भी होता है। मान लीजिए नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अदर वर्ड्स जनरली क्या होगा? बोलिए क्या पढ़ाया? कॉम्प्लीमेंट। जनरली नहीं, कॉम्प्लीमेंट होता ही है, जनरली नहीं, कॉम्प्लीमेंट होता ही है। तो अदर वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट होता है। हमने इसको प्लूरल फॉर्म में लिखा है, कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा, क्योंकि 1 2 3 बहुत से कॉम्प्लीमेंट एक साथ आ सकते हैं, सेंटेंस बड़ा हो जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है? सिंगल कॉम्प्लीमेंट के साथ पढ़ाया जाता है। चलिए, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट भी होता है तो कॉम्प्लीमेंट किसका होता है? क्रिया के साथ साथ सेंटेंस का भी होता है। कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस का भी होता है और वर्ब का भी होता है, ध्यान दीजिएगा। अब उसको छांटना पड़ेगा कि भैया ये कॉम्प्लीमेंट क्रिया वाला है कि सेंटेंस वाला है। क्रिया का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो नहीं लगाओगे तो वर्ब जो है सेंस नहीं दे सकती है, फुल कंप्लीट सेंस नहीं दे सकती है। लेकिन सेंटेंस का है कॉम्प्लीमेंट, हटा भी दोगे तो क्रिया जो है कंप्लीट सेंस देती रहेगी। इसीलिए मैंने कहा कि लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। पूरी कंप्लीट वीडियो देखो, मजा आ जाएगा। अब देखो, मान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट है, मान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट है, तो ये देखना होगा क्या वर्ब और कॉम्प्लीमेंट के बीच कोई क्लोज रिलेशन है? नहीं है। अब इसका भी हम बताएंगे, कैसे पता करोगे? तो नो क्लोज रिलेशन। यदि देखना यहां पर मौजूद है, कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, तभी हम यहाँ मौजूद रखेंगे। यहाँ प्रेजेंट तो यहाँ प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट तो यहाँ भी एब्सेंट। तो हम कहते हैं कि यहाँ प्रेजेंट करो, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट करो। फिर देखो कि रिलेशन है कि नहीं। मान लीजिए क्लोज रिलेशन नहीं है, तो जानते हो क्या? बाई एजेंट का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद करोगे और कॉम्प्लीमेंट को बाद में ले जाओगे। सुन लो, जनरली बता दिया जाता है, आगे का स्ट्रक्चर पता ही नहीं है। अब चलो, मानो क्लोज रिलेशन है। क्लोज रिलेशन का मतलब कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे बाई एजेंट द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। हम एग्जांपल देकर क्लियर करेंगे। बाई एजेंट द्वारा नहीं अलग किया जा सकता है, तो जानते हो
सेकेंड स्ट्रक्चर का प्रयोग करोगे। ये देखो सेकेंड स्ट्रक्चर का, अब वह कंप्लीमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सेंटेंस जब आएगा एक्टिव तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी संभव है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम यहाँ बाई एजेंट डाल देते हैं बीच में तो इसका जो क्लोज रिलेशन टूट जाएगा। यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद ही वो कॉम्प्लीमेंट हमेशा आएगा, कॉम्प्लीमेंट पहले नहीं आ सकता है ऑब्जेक्ट के, ध्यान दीजिएगा। तो एक्टिव में तो नो प्रॉब्लम। अब पैसिव में आपने क्या किया कि बाई एजेंट को यहाँ लगा दिया और इस क्लोज रिलेशन वाले कॉम्प्लीमेंट को उधर कर दिया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो ये सेकेंड जो स्ट्रक्चर मैंने दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अब चलते हैं हम थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जरूरी नहीं है, जबकि एक्टिव में एक ही स्ट्रक्चर होता है, मैं बता दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ यही सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। डबल वाला बाद में बताएंगे क्या होता है भैया। जरूरी नहीं है कि बाई प्लस एजेंट का प्रयोग किया जाए, अर्थात एजेंट का प्रयोग किया जाए। तो जनरली भाई बाई का होता है, बाद में तो विद हाइट क्या क्या आएगा हम बताएंगे आपको। कुल मिलाकर एजेंट का प्रयोग किया जाए, यानी क्या जी, सब्जेक्ट को एजेंट बनाया जाए। जब एजेंट बनेगा तो पार्टिसिपल वर्ब के प्रभाव को रोकने के लिए कोई ना कोई प्रीपोजिशन हमको लगाना ही है, और वह प्रीपोजिशन सामान्यतः बाई लगता है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें बाई का प्रयोग नहीं होता, वो आगे आपको क्लास में मिलेगा। एक ही वीडियो में संभव नहीं है भैया, सब कुछ एक ही वीडियो में। अरे नौटंकी वालों से बंद करो पढ़ना, वीडियो मेकर से, किसी भी टीचर से पढ़ो जिसे तुम अच्छा समझ सकते हो, जो तुम्हें अच्छा समझा सकता है, सीधा सीधा। मैं नहीं कहता आप तुम मुझसे ही पढ़ो, कभी नहीं, कभी नहीं कहता आप तुम सब कहा जी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। शुरू में कहा था जी, क्योंकि मालूम नहीं था कैसे वीडियो बनाई जाती है, ठीक है ना। तो सीखा कि कैसे भैया यूट्यूब पर काम किया जाता है, अब मैं नहीं पूछता। अब चलता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि एजेंट का प्रयोग हो। तो क्या किया भैया, अरे भैया इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को बना दिया अकॉर्डिंग टू टेंस। ये हेल्पिंग वर्ब जो लग रहा है, यहाँ वाला हेल्पिंग वर्ब की चर्चा कर दे रहा हूँ। जब पैसिव में आओगे तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वॉइस लगेगा, टेंस तो रहेगा ही, लेकिन मुख्य नियम वहाँ क्या रहेगा जी, वॉइस। क्योंकि एक्टिव में तो एक्टिव सेंटेंस में चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, वो तो अकॉर्डिंग टू टेंस रहता है। लेकिन पैसिव में जब हेल्पिंग वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं, रूल्स ऑफ वॉइस आ जाता है। क्योंकि हैज के बाद बीन लगाओगे ना, तो बीन जो लगेगा वो एक्टिव सेंटेंस का नहीं है, पैसिव सेंटेंस का। इसके अकॉर्डिंग टू लगा, वॉइस के नियमानुसार। अब उसमें ये भी कह सकते हो क्या जी, वॉइस एंड टेंस कह सकते हो, क्योंकि इतना मालूम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वॉइस एंड टेंस। लिख देता हूँ भाई, बोलो। लेकिन हम क्या करेंगे, वॉइस को प्रायोरिटी देंगे, रट लेना, ऑटो टेंस है इसमें। अब चलो हम करेंगे नो एजेंट, किसी एजेंट की आपको आवश्यकता नहीं। ऐसा क्यों, तो मौखिक समय यदि बिना एजेंट लगाए पैसिव वॉइस का भाव क्लियर हो जाता है, तो आपको एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पैसिव वॉइस में ये ड्राफ्ट हो जाएगा, एजेंट बनेगा नहीं। सीधे हम यहाँ उठाएंगे, ना ऑब्जेक्टिव से नॉमिनेटिव लिख देंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वॉइस एंड टेंस। हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, एजेंट को बाहर कर देंगे। तो तीन स्ट्रक्चर है, थ्री स्ट्रक्चर्स यहाँ पर, तीन एग्जाम्पल दे देता हूँ इसको क्लियर करने के लिए। बाकी जी तो आगे आएगा, इसके अगले वीडियो में आपको मिलेगा डबल ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर।
कमाल का। उसके बाद तीसरी वीडियो में आपको पूरे टेंस से जो संबंधित रूल है, क्या अभी जो मैंने बोला कि थर्ड फॉर्म बना देते हैं, कर देते हैं और कर देते हैं, ठीक है, और ऑटो टेंस पर एग्जाम्पल, अफर्मेटिव खत्म, फिर निगेटिव। अच्छा जब इसको समझ गए तो निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव में नो प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं भैया, घिसते हैं, इसको साफ करते हैं और आगे एग्जाम्पल देते हैं। चलिए एग्जाम्पल, पहला स्ट्रक्चर पैसिव का, हम एक्टिव का देने जा रहे हैं, पैसिव से आपको उसको मैच कराना होगा, फर्स्ट में जाएगा कि सेकेंड में जाएगा कि थर्ड में जाएगा। चलते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल में हम कर लेते हैं पहला। साथ ही साथ आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी सीखने को मिलेगा। पूरी वॉइस में बता रहा हूं कि आपको हिंदी में ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। तो क्या करते हैं भैया, हम प्रोनाउन का एग्जांपल लेते हैं। नाउन का ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उठा के मोहन को आगे रखो पीछे रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, केस नहीं समझ में आएगी। तो हम क्या करते हैं, प्रोनाउन कर देंगे। यहाँ पर हम प्रोनाउन लिख दिया, करिए ये एक्टिव सेंटेंस है, ठीक, ए फॉर एक्टिव वॉइस या एक्टिव सेंटेंस, ठीक, या एक्टिव फॉर्म। तो ही राइट्स, ध्यान दीजिएगा, ही राइट्स और ना, क्या अर्थ हुआ, हिंदी ट्रांसलेशन लीजिए, वह उपन्यास लिखता है। क्या लिखता है भैया, उपन्यास लिखता है। एक लगाना जरूरी नहीं, एक लगाना जरूरी नहीं, ठीक ना। इसको हम टेंस से पढ़ाएंगे, वह एक उपन्यास लिखता नहीं, तब देख के लिख करके बंद कर देगा, ठीक ना। एक मतलब ये सब टेंस से मिलेगा। अब चले हम इसी का बनाए हैं, ये भी एक्टिव हुआ, बोलिए वो एक्टिव है तो ये भी एक्टिव है कि नहीं, इसको हम पीछे लिखते रहे, ओके। अब इसका हम पैसिव बनाते हैं, बोलिए। तो पैसिव बनाएंगे तो आपको आना चाहिए ना भैया, ये देखिए सब्जेक्ट है, ट्रांसिटिव वर्ब है, बोलिए, हाँ, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब पहली नजर में ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, भाई क्रिया का अगर सीधा प्रभाव पड़ता है तो डायरेक्ट है। लिखने का काम अगर बंद कर दिया जाए, लिखने का काम बंद कर दिया जाए तो नाम लिखा जाएगा नहीं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत क्या है ये, बोलिए, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, काम चला लेंगे कि ऊपर, अच्छा ऊपर लिख देते हैं, क्या भैया, ये हो गया कौन सा ऑब्जेक्ट के अंतर्गत, कौन सा ऑब्जेक्ट, बोलिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिखना बंद तो नावल का लिखा जाना बंद, ठीक ना। अब चलते हैं, अब इसका हम पैसिव बनाते हैं, तो बोलिए इसको क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। देखिए क्रिया का सब्जेक्ट नहीं कर सकते, पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। या क्या है, बोलो, एक्टिव सेंटेंस के साथ साथ ये सब्जेक्ट किसका है जी, एक्टिव सेंटेंस के साथ साथ इस क्रिया का भी, क्योंकि क्रिया को क्रियान्वित करता है, लिखने का काम करता है।
ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो हमने कहा ना कि वास्तव में ऑब्जेक्ट जो होता है, जो लास्ट वीडियो थी, वो क्रिया का होता है, लेकिन अब पढ़ाने की सुविधा के लिए उसको सेंटेंस का भी बोला जाता है। तो चलिए, यह ऑब्जेक्ट किसका है जी? क्रिया का, साथ ही साथ सेंटेंस कह लीजिए। अब इसको हम सेंटेंस का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो क्या वो क्रिया का सब्जेक्ट होगा? नो, कभी नहीं। जब हम इसे आप एजेंट बनाएंगे तो क्या वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा? ऑब्जेक्ट केस में लिखने के कारण नहीं, वो हमेशा क्रिया का सब्जेक्ट ही रहेगा। सेंटेंस में वो बाई एजेंट बन जाएगा। तो अब हम क्या लिखते हैं? बोलिए, अनादर। यहाँ पर हम पैसे लिख दिए, बोलिए नादर। ओके, इसको हमने भाई यहाँ पर तो प्रोनाउन लिया, यहाँ पर क्या लिया भैया? नाउन। कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो भी जान ले भैया, ये है प्रोनाउन। बोलो, ये क्या है? नाउन। ओके, नाउन की केस बदलेगी तो तुम्हें दिखेगी नहीं, ठीक है जी। फंक्शन यानी सेंटेंस का क्या बड़ा? फंक्शन है, एप्लीकेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पर नाउन क्या है जी? ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और यहाँ पर नाउन क्या है जी? सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। लेकिन किसके सब्जेक्ट का? बोलो, क्रिया का नहीं, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पर नाउन जी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसके? क्रिया का भी ऑब्जेक्ट और सेंटेंस का भी ऑब्जेक्ट। बढ़िया से देख लो। अब चलो, अकॉर्डिंग टू टेंस और वॉइस का जो रूल है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज एम आर लगेगा, वॉइस के नियमानुसार। अब सब्जेक्ट क्या है भैया? बोलो, सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है भाई? वॉइस के नियमानुसार तो इज एम आर आया, बोलो। लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज आया कि नहीं आया? आ गया। अब राइट से क्या बना देंगे? बोलो, रिटेन बना देंगे, ठीक। अब ये जो है हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? एजेंट बनेगा। अब बिना एजेंट, बिना प्रीपोजिशन लगाए अगर हम इसको यहाँ लिख दें केस बदल करके, ऑब्जेक्टिव केस में, बोलो नॉमिनेटिव केस है कि नहीं भाई? ही सी इट दे क्या होता है? आई वी क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो पढ़ जाओ। इसीलिए मैंने सोचा कि बिना टेंस का भी काम चल जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो पढ़ जाओ। तो अगर हम यहाँ पर बॉय का प्रयोग नहीं करते हैं ना, तो इसका सीधा जो है यहाँ प्रभाव पड़ने लगे, दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या कर दिया भैया? बाई लगा दिए। बोलो, हो गया। केस क्या हो गई? ठीक है, यहाँ नॉमिनेटिव केस, यहाँ चूंकि स्ट्रक्चर बना चुका हूँ तो लिख करके समय नहीं बर्बाद करूंगा, ठीक है जी। ये क्या हो गई? ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ये क्या हो गई? नॉमिनेटिव केस। बोलो, या एक सेंटेंस में लिख ही दिया जाए। ये कौन सी केस है भैया? एन फॉर नॉमिनेटिव, और ये ऑब्जेक्ट है तो वो फॉर ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की केस को कैसे दर्शाएंगे? नॉमिनेटिव। और ये क्या है? एजेंट है, तो एजेंट है ना कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लोग कहते हैं बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अरे क्या यार पढ़ते हो, क्या पढ़ाते हो? क्या जी? बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नो, कभी नहीं ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये एजेंट है। एजेंट क्यों कर दिया गया? क्रिया को क्रियान्वित हमेशा करेगा। अब इसके लिए पहली वीडियो जरूर देखो। तो ये केस क्या हो गई? वो फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, कौन सा स्ट्रक्चर मिला? पहला स्ट्रक्चर। बोलिए, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग है। कहाँ है? अरे भैया, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया और सीधे ऑब्जेक्ट आया। कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कहाँ हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। पहला स्ट्रक्चर तो है लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो ये किस, बोलिए कौन सा स्ट्रक्चर में था भैया? पैसिव। कहाँ गया? पैसिव वॉइस का कौन सा स्ट्रक्चर मिला? बोलिए, स्ट्रक्चर फर्स्ट। यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं था, एक्टिव का तो नहीं।
मैंने कहा क्या था, एक ही स्ट्रक्चर दिया था ना, तो पहले स्ट्रक्चर में विदाउट कंप्लीमेंट। अब चलिए इसकी थोड़ा हिंदी जान लीजिए, बोलिए हिंदी में आइए, क्योंकि आपको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता। किसका जी? पैसिव वॉइस का। बोलिए सब्जेक्ट है, बोलिए ऑब्जेक्ट है, बोलिए वर्ब है, ठीक। हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है, वर्ब बाद में जा रहा है, सब्जेक्ट शुरू में। तो इसमें क्या करोगे? बोलो ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिख दो, उपन्यास लिखो। कहा जी? ऊपर से नकल करो। हाँ, उपन्यास लिख दिया, बोलो उपन्यास लिख दिया, बोलो। यहाँ ये इसकी हिंदी कहाँ लिखे हो? सब्जेक्ट के बाद। और क्रिया, हिंदी लैंग्वेज में क्रिया हमेशा लास्ट में जाती है। जितने अदर वर्ड्स होते हैं, अदर वर्ड्स के अंतर्गत ऑब्जेक्ट भी आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। अब चूंकि यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट को बाहर कर दिया, तो क्या बचा? अदर वर्ड के स्थान पर कॉम्प्लीमेंट बचा। वर्ब का चैप्टर पढ़ो, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलो, अब क्या करेंगे? तो यहाँ भी हिंदी में क्रिया कहाँ जाएगी? लास्ट में जाएगी। तो बचा क्या भैया? ये बचा ना, बोलो ये कहाँ है? अंग्रेजी में अदर वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट थोड़ा है। बोलो है कि नहीं है? तो अदर वर्ड्स में क्या आता है? ऑब्जेक्ट भी आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो वास्तव में ये क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो वास्तव में ये अदर वर्ड्स में आ जाएगा, ठीक ना? ठीक ना? इसे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अदर वर्ड्स में तो ऑब्जेक्ट भी आता है, ठीक। तो चलते हम इसी की नकल करते हैं। ये राइट सर नावेल, इसको हमने कर लिया, कर क्या जी? इसकी इसका अनुवाद यहाँ किया, और उसके बाद इसको यहाँ लाया और इसको यहाँ कर दिया। ओके, तो पैसिव में यही तरीका अपनाओ। क्या तरीका अपनाओ? देखो मैं बता दे रहा हूँ क्या तरीका अपनाओ। इसके बाद हमें क्या चाहिए? ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना? तो उपन्यास उसके द्वारा लिखा जाता है। ये देखो टेंस में लिखता है, का प्लस है प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो लिखा जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो अनुवाद इसे करो। अगर अनुवाद करते हो क्या जी उसके द्वारा उपन्यास लिखा जाता है, तो गलत हो जाएगा, नहीं समझेगा? उसके द्वारा उपन्यास नहीं लिखोगे, जो यहाँ का सब्जेक्ट है वही नीचे लेके आओ। उसके द्वारा उपन्यास लिखा जाता सही नहीं है। कहा जी? उपन्यास उसके द्वारा लिखा जाता है, उपन्यास उसके द्वारा लिखा जाता है, लेकिन बोल चाल में ये रिटर्न है। क्या जी? अरे क्या जी? हाँ, रिटेन हिंदी है, ठीक। अब इसको अगर आप छेद कर देते हो, क्या कर देते हो? उसके द्वारा उपन्यास लिखा जाता है, लिखा जाता है। आप देखो क्या होता है? ये कौन सी इंग्लिश हो गई? अरे हिंदी, ये स्पोकन होगी, चलेगा? क्या होगा जी? तो ट्रांसलेशन पर भी ध्यान देना है, स्पोकन हिंदी। चलिए, तो एक सेंटेंस तो हमने समझा दिया, हम नेक्स्ट में चलते हैं। एक्टिव का जो पैसिव हमने बनाया है पहला सेंटेंस, उसमें अदर वर्ड्स को हमने क्या किया? गायब कर दिया। अब हम अदर वर्ड्स को ला देते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, कम टाइम में ज्यादा समझोगे, समझे भैया? इधर खुल रहा है वॉइस का चैप्टर। अब हम क्या करते हैं? सेम सेंटेंस में आ जाते हैं जो हमने ऊपर लिखा। ये हुआ हमारा एक्टिव। देखो यहाँ पर पैसिव लिखना छूट गया था, लिख लेना।
हिंदी वाले के आगे, ठीक ना। अब देखो ही राइट्स नावेल, सेम सेंटेंस को उठाते हैं एट नाइट, क्या भैया रात में। वह रात्रि में, अब हिंदी नहीं लिखेंगे, आप समझ गए होंगे, वह रात्रि में उपन्यास लिखता है। देखा भैया, तो क्या क्या मिला आपको, बोलो। सब्जेक्ट मिला, बोलो। ट्रांसिटिव वर्ब मिला, बोलो। ऑब्जेक्ट मिला, और ये क्या मिला, कंप्लीमेंट मिला। हमने वहां नहीं दिया है, बता दिया कि कई कंप्लीमेंट होते हैं, इसलिए अदरवर्ड्स दे दिया, लेकिन यहाँ पे दे रहा हूँ कंप्लीमेंट मिला। ऊपर वाले सेंटेंस में एट नाइट नहीं था, यानी कंप्लीमेंट नहीं था, तब क्या करोगे, अभी भी उसी स्ट्रक्चर में रहेगा पहले में। अब देखो कोई क्लोज रिलेशन है नहीं, ट्रांसलेशन करो। वह उपन्यास लिखता है कहो, या वह रात में उपन्यास लिखता है, कहाँ फर्क पड़ेगा। रात नहीं होगी तो उपन्यास नहीं लिखेगा, लिखेगा, कोई फर्क नहीं। यानी इनके बीच काली नो क्लोज बोलो रिलेशन, हो गया भैया, हो गया। तो वहीं रहेगा, वो कहाँ रहेगा, वहीं रहेगा। तो पैसिव बनाते समय हम क्या कर देंगे, बोलो। नावेल इज रिटेन by him at night, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ा, वही रहेगा। अब चलिए अगला सेंटेंस लेता हूं। he has finished his work, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, टू टेंस पढ़ोगे ना। इसमें क्या हुआ भैया, बोलो। सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब आ गया कि नहीं, ऊपर वाले में हेल्पिंग वर्ब आया था नहीं, मैंने ही बताया आपको प्रेजेंट इनफिनिट हो, पास्ट इनफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा परफेक्टिव में। यहाँ क्या हो गया भैया, वर्ब का ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू टेंस थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो वाइस में भी जाएगा, थर्ड फॉर्म रहेगा वही का वही। अब चलो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब हमने क्या किया, पहले ही स्ट्रक्चर में आपको रहना है, तो क्या हो जाएगा, his वर्क सब्जेक्ट में ना सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर, तो हैज ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी, हैज, तो हैज जो लग रहा है अकॉर्डिंग टू टेंस लग रहा है, अकॉर्डिंग टू टेंस। अब पैसिव लगेगा तो पैसिव में यानी वॉइस के अनुसार लगेगा, तो वॉइस में क्या लगता है, बीन। यही कारण है यहाँ चाहे हैज रहे चाहे हैड रहे, केवल बीन ही आएगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या लग रही है, बीन लग रही है, क्योंकि हैज तो एक्टिव वॉइस से आई है, ठीक ना। अब बोलो फिनिश्ड लगेगा, तो फिनिश्ड, ठीक ना, बाई हिम, हो गया ना। अब चलो कौन सा स्ट्रक्चर है, बोलो कहाँ गया, ये स्ट्रक्चर इधर कट जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर भैया, स्ट्रक्चर फर्स्ट। ये भी कौन सा स्ट्रक्चर है भैया, पैसिव में दे रहा हूं, एक्टिव में देगा ही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फर्स्ट। अब हम इसको सेकंड में लाना चाहते हैं, किस में लाना चाहते हैं, सेकंड में। कैसे, एक्टिव वाला तो सेम स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम सेम सेंटेंस को यहां से he has finished his work timely, क्या कर दिया, timely, बोलिए। यानी एक्टिव के स्ट्रक्चर में हमने क्या कर दिया, पहले वाले में नो अदर वर्ड यानी नो कॉम्प्लीमेंट, और इसमें कॉम्प्लीमेंट डाल दिया। अब चलिए, पहला सेंटेंस था कि वह अपना काम समाप्त कर दिया है,
लेकिन समय से किया है कि नहीं किया है इसका पता नहीं। पहला सेंटेंस नहीं बता पा रहा था, अब ये सेंटेंस क्या बता रहा है? भाव बदल दिया, वह अपना काम समय से समाप्त कर दिया, भाव बदल दिया, तो समय से बदल दिया, समाप्त कर दिया। तो इसको आपने क्या किया भैया? मत चिल्लाओ। हाँ, फिनिश्ड का टाइमली क्या है? क्लोज रिलेशन है। कहा जी? क्लोज रिलेशन है। आप समझ गए कि नहीं? He has finished his work टाइमली। पहले में टाइमली नहीं था, उसने अपना काम समाप्त कर दिया है। कब का किया है कुछ नहीं पता। इसमें क्या है जी? उसने अपना काम समय से समाप्त कर दिया है, तो समय से ये क्या है? एडवर्ब ऑफ माइनर। क्या भैया? यहाँ का कॉम्प्लीमेंट क्या है जी? एडवर्ब ऑफ माइनर। काम करने का तरीका बता रहा है कि व्यक्ति जो है काम क्या करता है? समय से करता है। एडवर्ब ऑफ माइनर है। इसका क्लोज रिलेशन है यहाँ। क्या जी? क्लोज रिलेशन है, ठीक ना? अब इसे तुम अगर फिनिश्ड बाय हिम, ध्यान देना, फिनिश्ड बाय हिम टाइमली लिखते हो, देखो आ रहा है कि नहीं? टाइमली लिखते हो तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। आया कि नहीं? ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि टाइमली का घनिष्ठ संबंध है। तो इस सेंटेंस को सही करने का क्या तरीका है? ये P1 रॉन्ग हो गया और P2 कर दो। यहाँ पर P2 कर दो भैया, सेम चीजें आएगी। क्या करोगे? टाइमली को यहाँ ले आओगे। क्या कर दोगे? टाइमली को। अब बाई हिम को बाद में ले जाओगे। सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट। कटा तो नहीं? सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट है, सही होगा नीचे वाला। अब हम थोड़ा ऊपर चलेंगे क्योंकि नीचे कट जाएगा। समझ गए होंगे आप, ठीक ना? नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट करना। फिर से अभी एग्जाम्पल बहुत देना है, समझा देंगे। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स आएंगे। अब हम चलते हैं कहाँ भैया? पैसिव वॉइस के थर्ड स्ट्रक्चर में। कहाँ चलते हैं? थर्ड स्ट्रक्चर। चलिए सेम सेंटेंस उठाते हैं। कहा जी? सेम सेंटेंस में क्रिया बदल देते हैं थोड़ा सा। क्या? एक्टिव। he has done his work। अभी टेंस नहीं पढ़, टेंस के अनुसार हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए इजी दे रहे हैं, ठीक ना? उसने अपना काम कर लिया। क्या जी? अरे मैंने बताया तुमसे, मैं क्या हूं जी? फर्स्ट पर्सन। क्या? स्पीकर। अब तुमसे बता रहा हूं जी सेकंड पर्सन लिसनर, ठीक ना? तो मैं स्पीकर भी हूं, रिपोर्टर भी हूं। इसको हम नरेशन में पढ़ाएंगे। बोल भी मैं ही रहा हूं, अब बता भी मैं ही रहा हूं। तो मैं स्पीकर भी हूं और रिपोर्टर भी हूं, और तुम जी सुन रहे हो, ठीक ना? तो लिसनर हुए। किसके बारे में? थर्ड पर्सन के बारे में, ही के बारे में। तो क्या लिखा? बोलो, क्या लिखा जी? इज वर्क हैज बीन डन बाय हिम। हम तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बाई अगर हिम नहीं लिखेंगे तो भाव ही नहीं क्लियर होगा। कौन सा स्ट्रक्चर भैया? बोलो जी। अरे यार स्ट्रक्चर कौन सा है? पहला ही। नहीं बोल पा रहे इसका मतलब नहीं समझ पा रहे, ठीक? कोई बात नहीं, समझ आ गया ना? चलो आ गया तो अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा हेर फेर कर दे रहे हैं। यहाँ हम कर देते हैं आई, और यहाँ पर हम कर देते हैं है, तो होगा ही
पैसिव वॉइस के, और उसके बाद क्या करते हैं जी, डन, और हीज की जगह हम कर देते हैं यो, और उसके बाद यहाँ कर देते हैं वर। बोला जी, यहाँ हम तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसी के काम की बात की है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तुमसे तुम्हारे काम की, मैंने बात क्या तुमसे तुम्हारे काम की। ट्रांसलेशन क्या होगा, थोड़ा इसका हिंदी ट्रांसलेशन ले लो। काजी मैं, काजी तुम्हारा काम कर दिया हूँ, यही ना होगा मुन्ना। चलते हैं, अब थोड़ा इसका पैसिव बना लो, पैसिव बना लो। पैसिव पढ़ाने जा रहा तो क्या हो गया भैया, योर वर्क सिंगल है। बोलो, वीडियो लंबी हो रही है तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। योर वर्क सिंगल है तो क्या होगा, है हुआ, बोलो बीन आया, उसके बाद डन आया, उसके बाद बाई नी आया। थोड़ा हिंदी में बात कर, काली बोलो, इसको पहले रखोगे, काली तुम्हारा, तुम्हारा काम मेरे द्वारा कर दिया गया है, कर दिया गया है। ओके, कल तुम्हारा काम मेरे द्वारा कर दिया गया है, ठीक ना, द्वारा। ओके, चलो भैया, पसीना निकल रहा है, ऐसी नहीं है भाई, हम लोग गरीब है, भी गरीब टीचर हूं तो तुम भी थोड़ा पसीना बहाओ। तुम्हारा काम मेरे द्वारा कर दिया गया है, ये हो गया आपका क्या, हिंदी में, हिंदी में। अब इसका हम यहाँ P1 कर देते हैं, यहाँ P2 बनाते हैं। P2 क्या बनाते हैं, योर वर्क हैज, ठीक ना, बीन डन, और इसको हटा देते हैं। तो देखते हैं कि बिना हटाए काम हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा, चेक कर लो। अब इसका हिंदी में बात कर दो, इसका हिंदी में बात कर दो। तुम्हारा काम, जानते हो क्या होगा, कर दिया गया है। तुम्हारा काम कर, इसके अनुसार दिया गया है, तुम्हारा काम कर दिया गया है, या ध्यान देना, तुम्हारा काम हो गया है। अब बताओ, तुम ही खुद दिमाग लगाओ, तुम्हारा काम मेरे द्वारा कर दिया गया है, क्या मतलब है। अरे हमने दिया था कोई काजी सामान, मान लीजिए कि हमारी घड़ी खराब हो गई, हमारा मोबाइल खराब हो गया दुकान पर, मैं क्या पूछा का भैया मेरा काम हुआ, तो बोलेगा कि हाँ मेरे द्वारा तुम्हारा काम मेरे द्वारा कर दिया गया, क्या बोलेगा जी, हाँ हो गया है, क्या बोलेगा, हाँ हो गया है, यानी आपका काम हो गया है, आपका काम कर दिया गया है। ये थोड़े कहेगा कि आपका काम मेरे द्वारा, दुकानदार बोलेगा, मिस्त्री बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो यार इसको फालतू का क्यों यूज करते हो, बेवकूफी मार रहे हैं। तो तुम्हारा जनरल रूल जो है बेकार चला गया ना, तो हिंदी गलत, इसकी क्या जरूरत, लेकिन यहाँ पर हिंदी सही बोलो तो ये भी सही तो होगा। हाँ भैया आपका काम हो गया, आपका काम कर दिया गया। अब चलो ट्रांसलेशन
समवन बेट हिम, पास्ट इंडेफिनिट, किसी ने उसे पीट दिया। ट्रांसलेशन क्या हुआ? किसी ने उसे पीट दिया। समवन बेट हिम, और पैसिव बनाओ, ही वॉज बीटेन बाय समवन। अब हिंदी बनाओ, उसकी किसी के द्वारा पिटाई हो गई, उसकी किसी के द्वारा पिटाई हो गई। तुमने क्या लगाया? बाय हिम लगाया ना, तो हिंदी भी तो ही बनेगी। जरूरी है कि नहीं है? हिंदी अनुवाद करो, पता चल जाएगा। हिंदी अनुवाद करोगे तभी पता चलेगा कि कब बाई रंग का प्रयोग नहीं होगा। समवन बेट हिम, किसी ने उसकी पिटाई कर दी, किसी ने उसे पीट दिया। हेटी तो सही है। और बोलो भैया, ही वॉज बीटेन बाय समवन, उसकी किसी के द्वारा पिटाई हो गई। यही तो बनेगा ट्रांसलेशन। ये कहना ठीक है कि उसकी पिटाई हो गई, दो ये सही होगा। किसी ने उसे पीट दिया, एक्टिव, अब तो मार खाएगा भैया, उसकी तो पिटाई हो गई बिना एजेंट का। क्या बोलोगे जी? उसकी तो पिटाई हो गई, आज तो वो पीटा गया। क्या लिखोगे? ही वॉज बीटेन बाय समवन की क्या जरूरत है? तो स्ट्रक्चर नंबर, अरे बोलो भैया, थर्ड, सेकंड का दिए थे कि नहीं दिए थे? अरे थर्ड, सेकंड का दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे। अब बताओ, पहला स्ट्रक्चर तो दुनिया पढ़ाती है, अरे ये सेकंड और थर्ड पढ़ाता है। पढ़े हो तो कमेंट कर देना कौन पढ़ाता है, थोड़ा मैं भी जान जाऊँ। तो पसंद हो तो एक चीज जरूर कर देना, लाइक यार, सब्सक्राइब मत करना, लाइक कर देना तत्काल। और सब्सक्राइब करने के लिए तो प्लेलिस्ट में जाओ ना, बहुत से बन चुका है, पढ़ो, 10-20 वीडियो पढ़ो, अपने समझ में आएगा, हार मान के करोगे। तो आज का क्लास यहीं तक, आगे अगली वीडियो के तक के लिए का जी टाटा बाय बाय, थैंक यू।